अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के नकादों का, हरीफों का ये कहना है कि 21 अक्टूबर को जब वो पाकिस्तान वापस आए थे तो उससे पहले ही उनको ये यकीन दहानी करवा दी गई थी कि उनके लिए सभी जो मामलात हैं वो सुलझा दिए जाएंगे। अगर कानूनी मसाइल की बात करें तो उनको हर चीज़ से रिलीफ जो है वो मिल जाएगा जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। और अपने दलाइल के अंदर या उस चीज़ को, इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए वो कहते हैं कि लंदन से जब उनकी रवानगी होती है तो वहाँ पर बरतानिया में जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं पूरे प्रोटोकॉल से उनको रुखसत करते हैं। वो वापस आते हैं तो एयरपोर्ट पर पूरे एक वीआईपी प्रोटोकॉल और माहौल के अंदर उनकी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का अमल है वो देखने में सामने आता है। उसके बाद अभी कल की बात है एवनफील्ड रेफरेंस और उससे जो बरियत का मामला है, तो ये एक क्रिटिसिज्म है इस वक्त के सारी चीजें इसी तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सिस्टम के लाडले हैं, बल्कि जो वो है मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो तो कहते हैं कि लाडले प्लस हैं। जहां पर एक तरफ ये क्रिटिसिज्म जो है वो जारी है, वहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इस पर यह मौकफ है कि ये सारी वो ज्यादतियां हैं जो सिस्टम ने नवाज शरीफ साहब के साथ माजी में की थी। सिस्टम आज आगे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ उन ज्यादतियों का अजाला कर रहा है। ये कोई लाडलापन नहीं है, कोई रिलीफ नहीं जो है वो दिया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला भी हम सबके सामने है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनको दोबारा करवाना पड़ रहा है, जिसके अंदर गौहर खान साहब जो है वो नॉमिनी है इमरान खान साहब के चेयरमैनशिप के लिए। वो खुद जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे। जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही और भी बहुत सी मुश्किलात में घिरी दिखाई देती है, वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कॉन्स्टेंटली ये कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कोई और सिस्टम का लाडला है। वो सारी तनकीद तो अपनी जगह पर, मगर एक डिस्कशन, एक डिबेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर शुरू हो गई थी कि शायद जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के अंदर कोई इख्तिलाफ है। यौम तासीस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आज क्वेटा में उसका इनेकाद किया गया। स्टेज के ऊपर दोनों मौजूद थे, बड़ा बेहतरीन आपस में दोनों का एक रिलेशनशिप जो है वो नजर आया। और अब तो ऐसा लग रहा है और महसूस हो रहा है कि पूरा यौम तासीस और वो पूरा इवेंट सिर्फ इस चीज के ऊपर सर्व किया गया, लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि कोई डिफरेंस नहीं है जरदारी साहब में और बिलावल साहब के अंदर। जो तकारीर हैं उसके अंदर भी कोई पॉलिसी की बात नहीं थी, कोई ज्यादा खास सियासत की बात नहीं थी। एक दूसरे को किस तरीके से बैक और सपोर्ट कर रहे हैं दोनों बाप बेटा, और किस तरीके से पार्टी को इन्विजन करते हैं, खाली हमने देखा कि उसी के ऊपर बात हुई। इन सभी इशूज पर बात करेंगे। हमारे साथ मुल्क के सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेनेटर आसिफ अली किरमानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, बहुत सारे इशूज हैं जैसे मैंने कहा इब्तदाइये में, लेकिन सबसे पहले मियां साहब की वापसी, मियां साहब को मिलने वाले अदालती रिलीफ, कल का फैसला, तोशा खाना की आज की हेयरिंग, इन सब चीजों को बुनियाद बनाकर सर ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो हैं वो सिस्टम के लाडले बनकर वापस आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ताशविन बीबी। देखिए, गुजारिश ये है कि जब किसी के पास कोई कारकर्दगी नहीं होती और दलील नहीं होती तो इस किस्म के फिर सियासी इल्जामात लगाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक अपनी खुद वीकनेस शो करने वाली बात है कि जब आप मुखालिफ का, अपने सियासी मुखालिफ का मुकाबला नहीं कर पाते तो उसके बाद फिर आप उस पर इस किस्म के इल्जामात लगाने शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सियासी कमजोरी है। चले, सियासतदान या सियासी जमातें तो सियासी कमजोरी की बुनियाद पर ऐसी बातें करते हैं। सर, मुल्क में मौजूद सहाफ़ी, मुल्क में मौजूद तज्जियाकार, कानूनी माहिरीन, एक ओपिनियन तो सर ये है, कल भी जैसे ही बरियत का फैसला आया मैंने बहुत से चैनल्स पे बहुत से सीनियर सहाफ़ियों को सुना, यहाँ तक कहा गया कि मुल्क में कानून, जो निज़ाम कानून है उसका तमाशा बनाया गया है। देखिए, हम पहले दिन से कहते थे कि नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान के खिलाफ जितने केसेस बने हैं ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है और ये बोगस, बेसलेस और फ्रॉड और झूठे केसेस हैं। और उसकी आज अदालतों ने कल उस पर अपनी, नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही पर अपनी मोहर सबत कर दी। और आप खुद देखिए कि कल नैब के क्या हालात थे वहां, और नैब जौन सी थी वो किसी किस्म का भी आज तक कोई शहादत या गवाह पेश करने में नाकाम रही। तो अब एक वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए ताशवीन भी जरा भूल जाएं कि ये नवाज शरीफ था। मुझे ये आप बताइए कि कोई भी पाकिस्तान का शहरी जिसको आईने पाकिस्तान मुकम्मल हकूक और तहफ़्फ़ुज़ देता है, अगर उसके साथ कोई जुल्म और ज्यादती होती है और कोई अदालत उसका अजाला कर दे तो ये कोई बुरी बात है। नवाज शरीफ तो एक बेगुनाह आदमी था, उसके साथ, उसका तो नाम तक पेनामा में नहीं था, तभी तो उसको उकामा में निकाला गया। अदालत, एहतसाब की अदालत का ये फैसला मौजूद है कि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया जाता है।
और नैब के पास कुछ कारकर्दगी थी नहीं। तो उसके बाद मुझे बताइए, और फिर दीगर शवाहिद जो थे, जैसे अल-अजीजिया केस था, उसमें जैसे जज साहब जो फौत हो गए अरशद मलिक साहब, उनका एक बयान हल्फी, जस्टिस शौकत अजीज सदीकी का बयान, ये सारी, और फिर ऑडियो कॉन्वर्सेशंस जो इंटरसेप्ट हुई, ये सारी ये जाहिर करती थी कि नवाज शरीफ साहब को और उसके खानदान को एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और उनको एक खामखा की एक साल ज़हनी अजियत और खौफ से गुजारा गया। सर, इस मुल्क की जो जेलें हैं ना सर, वो लोग कहते हैं कि ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी हैं जिनके ऊपर शायद गलत इल्जामात हैं, उनकी तो सुनवाई ही नहीं होती, तारीखें ही नहीं पड़ती केस हेयरिंग की। ये जिस रफ्तार से सारा कुछ अंडू हुआ है, और थोड़ा सा नैब के किरदार पर भी मैं चाहती हूँ कि आप जरूर बात करें कि कल वाला नैब जो है वो ठीक था या आज वाला नैब जो है वो ठीक है। नैब को ये कैसे अचानक से ख्याल आ गया कि हमने माजी में जो कुछ किया था गलत था, हर चीज से बस विड्रॉ करना है अब? देखिए, अदालतों के फैसले मौजूद हैं, जिसमें अदालत उज़्मा के भी, अदालत आलिया के भी गालिबन फैसले इस पर मौजूद हैं, जिसमें वाज़िया तौर पर अदालतों ने ऑब्जर्वेशन दी है, आला अदालतों ने, कि न्याब का इदारा जो है ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और आर्म ट्विस्टिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कल का नैब अच्छा था या बुरा था, या आज का नैब अच्छा है या बुरा है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान में दीगर इदारे एहतसाब के मौजूद हैं और ये नैब का इदारा एक मखसूस मकासद के लिए लाया गया था और इसकी अब कोई अफादियत नहीं रही। चूंकि देखे ना, कल खुद अदालत कह रही है भाई कि ना तुम फर्द जुर्मायत कर पाए हो, ना तुम्हारे पास कोई शहादत है, ना कोई गवाह है, और आगे से वो जवाब क्या देते हैं, एक केस में तो वो फ्लैगशिप में तो वो सरेंडर कर लेते हैं जी, हम वापस ले रहे हैं अपील, और एवन फील्ड में कहते हैं जी कि हमें, चूंकि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत ये सारा किया है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी काम है कि नैब ने तो मलबा सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, नैब को पूछे कि भाई तुम्हें कब और किसने कहा और तुमने क्यों नहीं तहकीकात प्रॉपर की, क्यों शोहिद इकट्ठे नहीं किए, क्यों तुम लोगों ने गवाहान को पाबंद नहीं किया। आज किधर है वो वॉल्यूम 10 जिसका मैं 165 पेशियां मैंने भुगती हैं 170 के करीब नवाज शरीफ के साथ एहतसाब कोर्ट में इस्लामाबाद में। हमें तो बड़ा डराया जाता था वॉल्यूम 10 में जी जब वो खुलेगा तो पता नहीं क़यामत आ जाएगी। वेयर इज दैट वॉल्यूम 10? कहने का मतलब ये है, इट इज हाई टाइम नाउ कि ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और जो सियासी इंतकाम है और आर्म ट्विस्टिंग जौन सी है, इसके सिस्टम को खत्म होना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं फिर इसी को बुनियाद बनाकर आज ये एस्टैब्लिश कर लें कि माजी में जो कुछ हुआ, एंड आई हैव बीन वन ऑफ दोस पीपल जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि मियां साहब को निकाला गया, गलत तरीके से निकाला गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई। तो आज ये भी एस्टैब्लिश कर लें कि आज अब खान साहब के साथ जो हो रहा है वो फुल सर्कल वापस आया है। खान साहब के साथ भी अब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, नैब उनकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, उनके खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है उनको सिर्फ सियासत की बुनियाद पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब तसल्ली से मेरा जवाब भी मेरी बहन सुन ले जी। नवाज शरीफ के केसेस में और इमरान खान के केसेस में जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान साहब एक तो साइफर के केस में अंदर हैं, दूसरा तोशा खाना में तो और दूसरी बात ये है कि अब मेरी गुजारिश मुझे मुकम्मल प्लीज करने दें जी, 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 और दूसरी गुजारिश ये है कि हम तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं जी। जब ये जो जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, रियासत पाकिस्तान पर हमला किया, पाक फौज पर हमला किया, जो हमारी हिफाजत की जमानत है, शोहदा के मज़ारों पर, कब्रों पर हमले किए, GHQ पर हमला किया, कायद आज़म के घर पर जिना उस पर हमला किया, अब कैसे उनको मिला सकते हैं किसी एक मुस्लिम लीगी माइंडसेट के साथ? क्या हमने कभी ये हरकतें की है कि हमने जाके GHQ में घुस गए हों या कायद आज़म के घर पे जो था कोर कमांडर हाउस पे हमला किया हो? तो मैंने वैसे प्योरली नैब के हवाले से सवाल किया। 9 मई का तो जाहिर है कोई कंपैरिजन ना मैं कर रही हूँ ना कोई कंपैरिजन है, मैं तो नैब के पर्सपेक्टिव में तोशा खाना, ये जो नैब रेफरेंसेस खान साहब के ऊपर है, मैं तो नैब के पर्सपेक्टिव में सवाल कर रही हूँ कि वहां जो कुछ हो रहा है वो सियासी विक्टिमाइजेशन है। फिर देखिए, ये इस वक्त कुछ भी कहना नैब के हवाले से कबल अज़ वक्त है, चूंकि इमरान खान का साहब के साथ जो केस है वो बड़ा एक सॉलिड केस है कि उन्होंने तोशा खाना से जो उनका हक था, उन्होंने उनको मिलते हैं हेड ऑफ स्टेट्स को गिफ्ट,
तरीका ये होता है कि पहले आप उसकी रकम जमा करा के फिर उस गिफ्ट को लेते हैं। यहाँ क्या हुआ है, जैसे इन्होंने यहाँ घोड़े के आगे तांगा बांधा, यानी कि पहले उस गिफ्ट को बाजार में बेचा, उसमें से आके 20% पे किया और फिर अगले दिन ही उसको 50% कर दिया उसको। तो भाई इन्होंने तो, ये तो फ्रॉड और फोर्जरी में आता है कि आपने तो वो तोशा खाना में जमा कराया ही नहीं, आपने ओपन मार्केट में बेचकर जो पैसे 20% बनते थे वो उधर जमा कराए तोशा खाना में, बाकी जेब में डाल लिए। फिर 190 मिलियन पाउंड वाला अभी वो जो कट्टा है वो खुला हुआ है। कहने का मेरा अलकादर को ट्रस्ट है, कहने का मतलब है कि नवाज शरीफ को तो कामा की सजा मिली, इमरान खान साहब ने तो एक फ्रॉड और फोर्जरी की है और रियासत पाकिस्तान कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। नवाज शरीफ ने कौमी खजाने को तो नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा सर, तो क्योंकि कल से एवन फील्ड वाला जो मामला है, आई विल मूव ऑन, लेकिन एक कमेंट आपसे और ले लूं कि एवन फील्ड की एग्जिस्टेंस सर वो तो है ना, उसको तो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। कल से एक राय ये भी सुनने में आ रही है कि नैब और नो नैब, कोर्ट और नो कोर्ट, एक सवाल उठ गया है। तो क्यों आपकी जमात की लीडरशिप जो है दे आर नॉट कमिंग आउट क्लीन ऑन इट? कहां से आए वो फ्लैट्स, कैसे बने, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। जब तक कोई पूछेगा नहीं तो हम जवाब नहीं देंगे, ये भी तो एक सवाल है ना सर। देखिए ये सारा काम तो ना आपका है ना मेरा है सवाल पूछना, ये काम था अदालतों का। अदालतों ने जब नैब को पूछा तो नैब उस पर कोई जवाब नहीं दे सकी और उन्होंने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। सर आपके नाक़दीन अभी जवाब नहीं दे सके, तसल्ली बख्श। देखिए अब नाक़दीन तो बहुत कुछ, नाक़दीन तो ये भी कह रहे हैं कि शायद इस मुल्क में इलेक्शन भी नहीं हो रहे, नाक़दीन तो शायद ये भी कह दें कि कल सुबह क़यामत आने वाली है। देखिए जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, द मैटर इज नाउ रिजॉल्व्ड। अदालत, या तो आप कहिए कि आप अदालत के फैसले को नहीं मानती हैं, फिर मैं आपसे बहस करता हूँ इस पे। आप कहिए कि मैं आपका अदालत के फैसले को नहीं तस्लीम करती। नहीं सर, देखिए अदालत के फैसले को मानने, अदालत के फैसले मानने या ना मानने की बात नहीं है सर। इतना अरसा ये मसला चलता रहा, वही तो मैं सवाल जो कर रहे हैं, लोग सवाल कर ही यही रहे हैं कि एकदम से हर चीज को पर कैसे लग गए, हर चीज को पर कैसे लग गए। सवाल फिर किया जाए उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट से, सवाल किया जाए उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, सवाल किया जाए नैब के फिर जावेद इकबाल चौधरी से। आप और मुझसे क्यों सवाल किया जाता है जी, या नवाज शरीफ से क्यों सवाल किया जाता है? सर आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर हुकूमत। जी सर मुकम्मल कर लें, सर मुकम्मल कर लें। अदालत आलिया की जो फैसला है उस पर तनकीद करना या उसको ना मानना, मैं तो एक बड़ा गरीब और मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मैं तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं हो सकता। हमने तो जब झूठे केसेस में भी नवाज शरीफ को सजा दी गई थी, हमने उसको तस्लीम की कर लिया अदालत के एहतराम में। आज अगर एक बेगुनाह शख्स के साथ अदालत अजाला कर रही है, उसकी जुल्म जो ज्यादती उसके साथ हुई, तो हमें उसको कबूल करने में क्या हिचकिचाहट है जी? नहीं सर, अदालती प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अदालती जो जजमेंट्स हैं सर उन पे तो बात की जा सकती है, हम डिस्कस ही कर रहे हैं। क्वेश्चन तो खैर हमने सारे मसले में क्या कर लेना, लेकिन सर एक सवाल जरूर करना चाहती हूँ। आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले इलेक्शंस के बाद हुकूमत आप ही की बनेगी। पहले भी आप लोग मल्टीपल टाइम्स गवर्नमेंट में आ चुके हैं। ये जो नैब का इदारा है या जो भी इस तरह के मसाइल हैं इस मुल्क के निज़ाम के साथ जो कहीं ना कहीं सियासतदानों को विक्टिमाइज करते हैं, सर इक़्तिदार में आके क्यों इन चीज़ों को आप लोग चेक नहीं करते? नैब जो है गैर फाल हो चुका, ये तो आप लोग अपने पिछले दौरे हुकूमत में भी कहते थे, लेकिन किया कुछ नहीं उसके बारे में। ये हमारी गलती थी और उस गलती की हमने सजा भुगती है, बेगुनाह सजा भुगती है। और मैं समझता हूं कि जब नई पार्लियामेंट आए तो उसको इस नैब ऑर्डिनेंस को रिविजिट करना चाहिए, किसी की भी हुकूमत आए रिविजिट करना चाहिए। सर इस वक्त जो मुल्क में सियासी जमातों का आपस में एक तनाव चल रहा है, सियासतदान जो हैं या सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शंस के अंदर एक दूसरे पर तनकीद करती हैं, लेकिन मुसलसल ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कोई पर्सनल अटैक्स में चीज कन्वर्ट हो गई है। खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसलसल ये कहना कि नवाज शरीफ साहब सिस्टम के लाडले प्लस हैं। चांडियो साहब हमारे प्रोग्राम में थे, मैं बार बार कोट कर रही हूँ, वो कहते हैं जी वो कैदी बनकर गए थे, हुक्मरान बनकर वापस आए हैं। तो सर ये क्यों एक तासुर जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त सिस्टम के फेवरेट हैं और सारा कुछ उनके लिए खुद मैनेज किया जा रहा है? देखिए ये सियासत में मैंने इसका जवाब पहले भी अर्ज कर दिया है।
कि जिन जमातों के पास जो इक़्तिदार में खुसूसन रही हूँ और उनके पास अवाम के पास कारकर्दगी अपनी बताने के लिए कुछ ना हो, नवाज शरीफ के पास तो अपनी कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जिन जमातों के पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है, ना उन्होंने अवाम को कोई मंशूर अभी दिया है, ना उनके पार्लिमानी बोर्ड बैठे, ना उम्मीदवारों का फैसला हो रहा है। देखे ना, असल मसला तो ये है, ये सियासी इल्जामात तक लगाने की सियासत जो है, इसका आम आवाम को क्या फायदा? क्या इससे महंगाई कम हो जाएगी? क्या गुर्बत कम हो जाएगी? बेरोजगारी कम हो जाएगी? और वो लोग गरीब और मिडिल क्लास जिसके लिए कायदे आजम ने ये मुल्क बनाया था, क्या उनके जिंदगियों में इस बहस मुबाहिसे से सियासी इल्जामात से कोई बेहतरी आ जाएगी? तो जरूर करें, बिस्मिल्लाह। असल में मैं ये समझता हूँ कि ये एक शिकस्त खोर्दा ज़हनियत है कि इलेक्शन से पहले आप इस किस्म की एक हवाई फायरिंग शुरू कर दें और वो इलेक्शंस को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश करें। हवाई फायरिंग के अंदर ना एक फायरिंग अब नई ये भी शुरू हो गई कि बिलावल साहब ने आज भी कहा, 2-3 दफा पहले भी कह चुके हैं कि नून लीग 18वीं तरमीम को खत्म करना चाहती है। वो छोटे सूबों में जाके वहां के लोगों से बात करते हुए कहते हैं जी कि नून लीग चाहती है कि आपका पैसा लेकर वो इस्लामाबाद में लगा दे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? ये बिलावल साहब पे कब इंकशाफ हुआ? 16 महीने जब वो शहबाज शरीफ को अपना लीडर प्राइम मिनिस्टर मानते रहे और शहबाज स्पीड का उनको ट्रिब्यूट देते रहे, ये 16 महीने क्यों नहीं उन्होंने ये बातें की? उस वक्त कर लेते जब वो हुकूमत का हिस्सा थे और उनके दीगर वुज़रा भी हुकूमत में थे। ये दरअसल सारा सियासी स्टंट होता है, इसको ये सियासी गहमा गहमी में होती है। ये इलेक्शन आ रहे हैं, अब जाहिर ऐसी बातें अब और इल्जामात दर इल्जामात, लेकिन नवाज शरीफ और या हमारी जो है पार्टी, हम ना किसी इल्जामात लगाते हैं, हम इल्जामात की सियासत नहीं करते। लेकिन 18वीं तरमीम पर कोई बात हुई है या कोई आप लोगों का कोई सोच है इसके ऊपर कि अगर गवर्नमेंट आती है तो इसका कुछ करना है? किस चीज का? 18th अमेंडमेंट सर, 18वीं तरमीम। देखिए, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर तक अगर कोई समझता है कि उसमें कोई कमी बेशी है तो उसका बेस्ट फोरम इज द पार्लियामेंट एंड दे शुड वेट फॉर द पार्लियामेंट, जिसकी भी हुकूमत आए। और जो अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में, अगर 2/3 मेजॉरिटी किसी की आती है और वो समझता है कि इसमें कोई रद्दोबदल की जरूरत है तो उस वक्त ये मामला देखा जा सकता है। ये फिर उसका प्रेरोगेटिव होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। बहुत से अहम इशूज थे, खासतौर पे कल के डिसीजन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जुड़े जो सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के आसिफ किरमानी साहब से हमने कोशिश की कि उनसे उन इशूज पर उनकी राय ली जाए। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ इन्हीं इशूज पर मजीद डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए।